बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास की आपकी जो सेकंड बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य या फिर यूं कहें कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को कंप्लीटली हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों, इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम के बिहाफ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3 या 4 मार्क्स में जो आपसे पूछे जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो टोटल 10 प्लस यानी कि यहाँ पे मैंने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपके 1-2 8 मार्क्स के भी ऐड कर दिए हैं मैंने और कुछ शॉर्ट किए हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एकदम अच्छे तरीके से और समझेंगे हर एक पार्ट के हर एक क्वेश्चन को। शुरुआत होगी बच्चों की विजयनगर साम्राज्य की खोज के संबंध में, ठीक है, इसके इतिहास के खोज के संबंध में। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हम्पी हम्पी के भग्नावशेष कब और किस प्रकार से प्रकाश में लाए गए थे, संक्षेप में आपको समझ, ठीक है। तो सिंपल सा आपको बताना है कि हम्पी की खोज किस तरह से हुई थी या फिर विजयनगर साम्राज्य का जो इतिहास था इसका पुनर्निर्माण किस तरीके से हुआ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम आएगा कॉलिन मैकेंजी। देखो, हर एक क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे मैंने इस तरीके से अंडरलाइन भी कर रखा है और रेड कलर से यहाँ पे मार्क भी कर रखा है। तो इन पॉइंट को आप जरूर याद रखें, जैसे कि हम्पी की खोज में कॉलिन मैकेंजी का अहम योगदान है, अभिलेखकर्ताओं का अहम योगदान है, छाया चित्रकारों का अहम योगदान है और इतिहासकारों का अहम योगदान है। क्या क्या योगदान है अब ये समझेंगे। तो सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी। तो लगभग 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया, जो विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर के जो पुरोहित थे इनके पास गए, इनसे वार्तालाप किया और जो भी जानकारी मिली उसे एकत्र किया। जब ये एकत्र कर लिया फिर इन्होंने देखा, साहित्य वगैरह में पढ़ा कि हाँ ये सही है नहीं है। फिर उसके आधार पे इन्होंने एक सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। ये बताया कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, कि किस टाइप के यहाँ पे गतिविधियां वगैरह हुआ करती, मतलब कि एक भूदृश्य का मानचित्र इन्होंने तैयार कर दिया, ठीक है। चलिए मानचित्र तैयार हो गया। फिर आए यहाँ पे अभिलेखकर्ता। तो लगभग 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने क्या किया कि यहाँ पे हम्पी की जो भी लोग यात्रा वगैरह करने आते थे, तो यहाँ से जितने भी अभिलेख इन्हें मिले उनको एकत्र किया, फिर उनका अनुवाद किया और जानकारी प्राप्त की। तो मानचित्र मिल गया और अभिलेखों से जानकारी मिल गई। फिर यहाँ पे 1856 ईस्वी में आए छाया चित्रकार। इन छाया चित्रकारों ने क्या किया कि हम्पी के जो भी बेसिकली ऐसे भवन जो थोड़ी बहुत मात्रा में भी बचे हुए थे, तो उनका छाया चित्र खींचा, उनका संकलन किया, उनका अध्ययन किया, शोधकर्ताओं को दिया। फिर उन्होंने समझा कि हाँ यहाँ पे संभवतः मंदिर, मस्जिद और गोपुरम इस तरीके से बहुत सारी चीजें रही होंगी। तो इस तरीके से छाया चित्रकारों का योगदान हो गया। और सबसे फिर बाद में आते इतिहासकार। इतिहासकारों ने ये जो तीनों के तीनों योगदान है इन सभी का पहले अध्ययन किया। फिर मतलब कि छायाचित्र, अभिलेख, सर्वेक्षण, मानचित्र, विदेशी यात्रियों के द्वारा छोड़े गए जो यात्रा वृत्तांत थे, जैसे कि अब्दुल रज़ाक द विंडो पेश, निकेतन, अफसानी, इस तरीके से, ठीक है। साथ ही जब इनको पढ़ा फिर इन्होंने उस समय काल के दौरान जो भी तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल, संस्कृत, इसमें जो भी साहित्य लिखे थे उनके साथ मिलान किया और फिर पूरी तरीके से हम्पी की खोज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम्पी की खोज होती है और यहाँ पे इतिहास का पुनर्निर्माण इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हम्पी की खोज के। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। व्हेन एंड हाउ वर द रन्स ऑफ हम्पी ब्राउट टू लाइट, राइट इन ब्रीफ। तो कॉलिन मैकेंजी, अभिलेखकर्ता और छायाचित्रकार और हिस्टोरियंस की क्या यहाँ पे विशेषताएं थी, इसको आपको यहाँ पे समझा देना है, ठीक है। हर एक पॉइंट को आपको समझाया मैंने अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो व्यापार हुआ करता था इसको आपको समझाना है, किस तरीके से होता था, कहाँ से होता था, कौन लोग करते थे, किस किस चीजों का होता था, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो ये था कि सबसे ज्यादा व्यापार होता था यहाँ पे घोड़ों का, क्योंकि उस समय जो युद्ध कला थी, अर्थात युद्ध अगर किसी से करना है, युद्ध कला में अगर बेहतर होना है तो उसके लिए अश्व सेना जरूरी चाहिए थी। अश्व सेना के लिए सिंपल सी बात है, सेना आपको मिल जाएगी लेकिन अश्व क्या होंगे वो आप खुद तो नहीं बना सकते, उसके लिए व्यापार करना होगा। तो विजयनगर साम्राज्य में इतने अश्व थे नहीं कुशल और अच्छे,
तो वो घोड़ों का व्यापार करते थे। कहाँ से? अरब और मध्य एशिया के देशों से। ठीक है, अब धीरे धीरे करके घोड़े आ गए। फिर घोड़े आए तो इन्होंने देखा कि हमारे पास ना बंदूक नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आए पुर्तगाली। तो 1498 में पुर्तगाली जो थे वो पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र जो अपने प्रदेश हैं, मतलब केंद्र क्षेत्र जो थे वो यहाँ पे स्थापित करने के प्रयास करने लगे। उन्होंने राजाओं को ये लालच दिया, देखो हमारे पास बंदूक है जिसमें आपको ना तीर चलाने की जरूरत है और इससे आप बड़ी दूर तक किसी को भी मार भी सकते हो। इसकी वजह से कई विजयनगर साम्राज्य के शासक एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने लगे। ठीक है, घोड़ों का व्यापार, सामरिक अस्त्र और बंदूक का व्यापार। धीरे धीरे करके यहाँ पे व्यापार स्थानीय तौर पे बढ़ने लगा और स्थानीय तौर पे ये जो व्यापार होता था इसमें कई व्यापारिक समूह शामिल होते थे। स्थानीय समूह जैसे कि कुदुरई, कुदिरई, चिट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जनता काफी समृद्ध थी। ठीक है, काफी अच्छी थी, अमीर थी। तो इसीलिए ये महंगी वस्तुओं की मांग किया करते थे, जैसे कि कुछ विशेष रत्न हो गए, आभूषण हो गए, ये सारे। और खुद विजयनगर साम्राज्य भी मसालों के लिए, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें से जो भी राजस्व प्राप्त होता था, जो भी कर प्राप्त होता था, वो इस विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का एक अहम पार्ट था। ठीक है, तो अब आप ऐसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में या फिर व्यापार कैसे होता था, सारी चीजें। ठीक है बच्चों, एकदम इजी वे में मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे होती हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी इन सभी को इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट बच जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप हमें टेलीग्राम पे पहले तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्लास 12 जस्ट स्मार्ट नॉलेज, इस तरीके से। ठीक है, आपको सर्च करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ उसमें सर्च बार में लिखना होगा जेएसके 12 क्लास और ग्रुप आ जाएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और ये इंस्टाग्राम की आईडी है, डाउट हो यहाँ पे पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि जो आपको समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से शुरू हो जाता है कृष्णदेव राय के समय। क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कीजिए। हमें पता है कि अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो सबसे तरीके से महत्वपूर्ण शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो इन्होंने अपने साम्राज्य काल के दौरान साम्राज्य का विस्तार भी किया, सुदृढ़ीकरण भी किया। कैसे किया? अर्थात कृष्णदेव राय के शासनकाल में राज्य चरमोत्कर्ष पे, यानी कि इसके फैलाव के संबंध में चरम सीमा पे समझाइए। ठीक है, तो कई बच्चों को तो कृष्णदेव राय के शासनकाल के बारे में भी नहीं पता होगा। तो देव राय का शासनकाल है 1509 से 29 और इनका संबंध है किस वंश से? तुलुव वंश से। ये तो एक सिंपल सा यहाँ पे परिचय हो गया। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। तो सबसे पहले जब ये शासक बनते 1509 में, तो ठीक 2 से 3 साल के अंदर ही इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का आसपास का जो क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, ये जीत लिया और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में शामिल कर लिया। फिर इसी के ठीक 2 साल बाद इन्होंने उड़ीसा के शासकों का दमन किया और उन्हें विजयनगर साम्राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया। फिर धीरे धीरे करके कुछ सालों बाद 1520 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को बड़ी बुरी तरीके से परास्त कर दिया और उनके भी क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इन्होंने भक्ति को ध्यान में रखते हुए, धर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ मंदिरों में भव्य गोपुरमों का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक मंदिर था, मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य आरोहण, यानी कि जब ये राजा बन रहे थे उस समय उसके गोपुरम का निर्माण करवाया था, प्रवेश द्वार का निर्माण। ठीक है, इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास में एक उपनगर की स्थापना की जिसका नाम रखा नगलपुरम। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि हालांकि विजयनगर साम्राज्य के दौरान, कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान, यहाँ पे राज्य जो था, यहाँ पे शांति बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी राजा हमेशा से सामरिक रूप से तैयार रहता था कि कभी भी अगर कहीं से कुछ भी घोटाला होता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और फिर हुआ कुछ यूं कि जब 1509 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, उसके 50 ये जो विजयनगर साम्राज्य होता है ये एक तरीके से कमजोर होने लगता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य किस तरह से
और ज्यादा मजबूत हुआ और ज्यादा फैल गया। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच इन सभी को इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब ठीक इसी के संबंध में दूसरा क्वेश्चन, जब कृष्णदेव राय का शासनकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है और यह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के पश्चात साम्राज्य काफी कमजोर होता है, एक तरीके से पतन ही हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या थी इसे समझा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 के पश्चात शासन काफी कमजोर होने लगता है। अब इनके जो उत्तराधिकारी थे, इन उत्तराधिकारियों को क्या हुआ, विद्रोही नायक और सेनापतियों का सामना करना। ठीक है, कृष्णदेव राय के जो भी उत्तराधिकारी बने, उन्हें विद्रोही नायकों का और सेनापतियों का सामना करना पड़ा, जो कि इस समय ये उत्तराधिकारी काफी कमजोर है। ठीक है, अराउंड 12 से 13 सालों के पश्चात 1542 में इस केंद्र पर एक नए वंश ने शासन कर लिया। ठीक है, कृष्णदेव राय का शासन किससे था, तुलु वंश। एक सेकेंड, तुलु वंश से ही था ना, देखते हैं, हाँ तुलु वंश से था। तो यहाँ पे तुलु वंश के पश्चात एक नया शासन आया, नया वंश आया, अराविदु राजवंश। ठीक है, अराविदु राजवंश। तो इस शासन काल के दौरान ही 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री जिनका नाम था राम राय, इनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कौन सा, राक्षसी तांगड़ी युद्ध। कौन सा लड़ा गया, राक्षसी तांगड़ी युद्ध, जिसे हम तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब इस युद्ध में बेसिकली हुआ कुछ यूं कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन सभी की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर धावा बोल दिया, विजयनगर की सेना पर धावा बोल दिया। और उस समय सेना विजयनगर की इतनी ज्यादा प्रबल थी नहीं, तो इसलिए विजयनगर की सेना हार गई। जब सेना हार जाती है तो ये जो तीनों सल्तनत की मिलीजुली सेना थी, राजा थे, इन्होंने विजयनगर को खूब लूटा, खूब बर्बाद किया, पूरी तरीके से शहर को तहस नहस करके रख। ठीक है, तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, आफ्टर द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय ग्रेजुअली द विजयनगर अंपायर बिगन द वीकन एंड मूव्ड टुवर्ड डिक्लाइन। कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें समझाना है, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या प्रमुख राजनीतिक खोज थी, वो थी बच्चों अमर नायक प्रणाली। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है अमर नायक प्रणाली को समझाइए। ठीक है, तो अमर नायक प्रणाली बेसिकली जो विजयनगर साम्राज्य में देखी गई, ये दिल्ली सल्तनत की जो एक प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली। क्या नाम है, ध्यान से सुनिए, इक्ता प्रणाली, इससे संबंधित। ठीक है, अब ये अमर नायक प्रणाली थी क्या, तो अमर नायक बेसिकली सैनिक कमांडर हुआ करते थे। क्या होते थे, सैनिक कमांडर। और इन सैनिक कमांडरों को राय अर्थात विजयनगर के शासक, विजयनगर के राजाओं के द्वारा शासन करने के लिए छोटी भूमि वगैरह दी जाती। तो ये सैनिक कमांडर इन भूमियों से क्या करते थे, किसानों से, शिल्पकारियों से, व्यापारियों से भू राजस्व यानी कि कर वसूला करते थे। और ये कर कुछ तो राजा के पास पहुंचा देते थे और कुछ अन्य तरीके से उपयोग करते थे। जैसे कुछ भाग जो था ये अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए यूज कर लेते थे, कुछ भाग का उपयोग घोड़े और हाथियों के निर्धारित जो दल वगैरह थे इनके रखरखाव के लिए, चारे की व्यवस्था वगैरह रखने के लिए अपने पास रख लेते थे। कई बार अपने क्षेत्र में जो राजा ने इन्हें दिया है सैनिक कमांडरों को क्षेत्र, उसमें मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी ये थोड़ा बहुत खर्च कर लिया करते थे। ठीक है, ये दल कौन, सैनिक कमांडर, ये सैनिक कमांडर दल विजयनगर शासकों को एक बहुत ही प्रभावी और एक मजबूत सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, जिसकी वजह से शासक विजयनगर के अपना नियंत्रण हर एक जगह पे रख पाते थे। ठीक है, अब शासकों के संबंध में 3 और पॉइंट है। सबसे पहला है स्वामी भक्ति। बेसिकली अमर नायक जो थे वो राजा को वर्ष में एक बार जरूर भेंट भेजा करते थे, या तो वो स्वयं आते थे या फिर किसी के द्वारा भेज दिया करते थे, लेकिन मोस्टली स्वयं आते थे, जिससे ये लगे कि हाँ अमर नायक आज भी उस शासक की स्वामी भक्ति के प्रति, मतलब अमर नायक आज भी अपने राजा के प्रति निष्ठावान है। ठीक है, लेकिन राजा जो था उसे पता था ये कभी ना कभी विद्रोह जरूर करेंगे, इसीलिए राजा जो था वो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के पश्चात इन अमर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया करते। ठीक है,
और फिर स्वतंत्रता अर्थात हालांकि राजा ने देखो दिमाग अच्छा लगाया कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते रहेंगे तो ये जल्दी से विद्रोह नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 17वीं शताब्दी तक कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए विद्रोह करने के पश्चात। तो ये थी पूरी की पूरी अमर नायक प्रणाली, और इसमें भी कुछ कुछ खोट थी, ठीक है ना। वो खोट क्या थी आप यहाँ से समझ गए हो। ओके, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा भी दिया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5 को इंग्लिश में देखते हैं। डिस्क्राइब द मेजर पॉलिटिकल डिस्कवरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो इमोर्टल हीरो सिस्टम कह लो, या फिर यहाँ पे इमोर्टल हीरो को हटा के आप लिख सकते हो अमर नायक सिस्टम। ठीक है, अमर नायक सिस्टम। इस संबंध में आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 8 मार्क्स से पूछा जाएगा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर में किलेबंदी से प्रभावित फारस के दूत का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फारस का दूत कौन है। फारस का दूत है बच्चों अब्दुल रज्जाक। क्या नाम है उसका? अब्दुल, अब्दुल नहीं है, अब्दुल है, ठीक है ना। देखिए अब्दुल, अब्दुल, ठीक है ना। अब्दुल रज्जाक का विवरण हमें बताना है विजयनगर की किलेबंदी के बारे में। तो बेसिकली 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस से आया था, एक कालीकाट यानी कि कोझिकोड आया था, ठीक है। जब वो यहाँ पे आता है तो विजयनगर साम्राज्य की वो किलेबंदी को जब देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और हैरान होने के पश्चात वो देखता है कि जो किलेबंदी है इसमें शहरों को भी घेरा गया है, साथ ही खेतों को, जंगलों को, सभी को घेरा गया है। और वो ये भी देखता है कि साम्राज्य की सबसे जो बाहरी दीवार है ये शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, जिससे कोई भी इन पर आक्रमण जल्दी से नहीं कर पाता था। अब इन दीवारों में पत्थर के टुकड़े जो थे वो फनाहाकार थे, अर्थात कुछ इस तरीके से जो कि एक दूसरे पर टिक जाते थे, जिसके लिए कुछ ज्यादा बड़े मसाले वगैरह का उपयोग नहीं करना होता था, ठीक है। इसलिए ये आसानी से जुड़ जाते थे। अब्दुल रज्जाक ही लिखता है कि यहाँ पे कुछ 7 स्तर की किलेबंदी होती थी, जिसमें पहले स्तर पर जुते हुए खेतों को दिया गया स्थान, दूसरे स्तर पर बगीचों को घेरा गया, तीसरी दीवारों के बीच में आवास वगैरह हुआ करता। यानी कि किलेबंदी ऐसी थी कि अगर कोई आक्रमण इस पे करना भी चाहेगा तो आसानी से वो सफल नहीं होगा, ठीक है। इसी संबंध में एक दूसरे दूत हैं, वैसे आप इसका आंसर यहाँ पे लिखो या ना लिखो डज नॉट मैटर, लेकिन मैं आपको बता दूं पेश जो थे वो ये लिखते हैं। अगर हाँ ये पूछ लिया जाएगा कि किलेबंदी की विशेषताएं बताओ तब आप ये लिख देंगे, अगर अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछा जाएगा तो मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेश कहते हैं, जो में पेश कहते हैं कि इसमें सबसे पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने तक बहुत दूरी हुआ करती है, ठीक है, पहली परिधि में। तो यहाँ पे खेत हुआ करते थे, खेतों में धान उगाए जाते थे, कई उद्यान जंगल वगैरह थे, सिंचाई के लिए नहरों, हौजों, इन सभी का उपयोग वगैरह भी किया जाता था। तो आखिर अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से क्यों प्रभावित हुआ विजयनगर की, ये चीज है कि यहाँ पे तो शहर भी है, जंगल भी है, खेत भी है, और किस तरीके से की गई है किलेबंदी वो भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा चकित हो जाता है, प्रभावित होता है ये चीज, ठीक है। अब्दुल रज्जाक के संबंध में किलेबंदी के बारे में ये पॉइंट आप लिख दें। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो देख सकते हैं, राइट द डिटेल्स ऑफ क्रिश्चियन इनवॉय इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन है इन विजयनगर, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक है बट आप यहाँ पे समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो ए बी सी डी एंड ई इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है किलेबंदी के संबंध में ही है। आखिर इस किलेबंदी में अब्दुल रज्जाक कहता है कि खेतों को, बगीचों को, कौन कौन से शहर भी थे, खेत भी थे, जंगल, ये सभी हुआ करते थे। तो आखिर इसमें खेतों को क्यों उपयोग किया गया था, खेतों को इसमें क्यों ऐड किया गया, क्यों खेतों को किलेबंदी में रखा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस समय जो भी युद्ध वगैरह होते थे उसकी एक नीति हुआ करती थी। क्या नीति थी? नीति ये थी जिसे मध्यकाल की युद्ध नीति कहते हैं, कि आप किससे लड़ रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं एक ये बी बंदा है और एक ये ए बंदा है। तो अगर ए बंदा इस बी बंदे से लड़ने के लिए जा रहा है तो ये क्या करे, अपने विरोधी को यानी कि इस बी वाले बंदे को अनाज से, खाने से और खाद्य सामग्री से वंचित कर देगा, ठीक है। अगर वो वंचित कर देता है तो सिंपल सी बात है, जब खाने कोई नहीं होगा तो राजा स्वयं ही आत्मसमर्पण करने के लिए आ जाएगा, वो आत्मसमर्पण भी कर देगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ के विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने
जो किलेबंदी थी इसमें कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद किया, ताकि यदि कभी ये नीति हम पर असर करे यानी कि कभी युद्ध हो तो कम से कम कुछ टाइम के लिए तो हम अपनी रक्षा कर सकें। और इसीलिए यहाँ पे अन्नागार भी बनाए गए और इन अन्नागारों को भी किलेबंदी के अंतर्गत रखा गया। अन्नागार जहाँ पे लंबे समय तक अनाज खाद्य सामग्री को सुरक्षित करके रखा जा सके। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यदि सबसे पहले आक्रमण होता है तो एक तो शस्त्र और एक अनाज लूटे जाते हैं, और उसके पश्चात जब शस्त्र भी चले गए अनाज भी चला गया तो बचा ही क्या है, आत्मसमर्पण अपने आप हो जाएगा। यही चीज होती है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि दूसरी किलेबंदी में नगरीय केंद्रों के अंतर्गत आंतरिक भागों को चारों ओर से बनाया हुआ था। अब्दुल रज़ाक ये कहते हैं कि पहली दूसरी तीसरी जो कि अभी हमने देखा था, दीवारों के बीच में जो थे खेत बगीचे आवास वगैरह ये सारे थे। ऐसे जो है इसी सब कारण की वजह से कृषि क्षेत्र में मतलब किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा गया था। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यही आपका जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो देख सकते हैं, व्हाई वाज एग्रीकल्चर एरिया कीप्ड इन दी फोर्टिफाइड एरिया इन विजयनगर, डिस्क्राइब। ठीक है, प्लीज हटा दीजिए, डिस्क्राइब आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों किया जाता था ये सारे पॉइंट आप इजीली से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ ज्यादा ही जल्दी से स्पीड से हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम पे अच्छे से समझना है। ठीक है, वेल क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर के शहरी केंद्र की सड़कों की विशेषताएं बताओ। अर्थात विजयनगर का जो शहरी केंद्र है, यहाँ पे ये जो सड़कें थी, ठीक है, आपको इनकी विशेषताएं बतानी है, वो क्या थी। तो आइए समझते हैं। यानी कि सिंपल सा आपको यहाँ पे विजयनगर के शहरी केंद्र में जो एक होता है ना कि अ, अमीर गरीब लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीजों को यहाँ पे बता। ठीक है, तो बेसिकली देखो, नहीं 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 नहीं, अमीर गरीब वाला तो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सड़कों की विशेषताएं हैं, वो अमीर गरीब वाला दूसरा क्वेश्चन आएगा, अभी बताऊंगा आप। हाँ, देखिए, तो इसमें क्या था, विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र में सड़कों की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक पूरे केंद्रीय भवन में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। अर्थात राजा राजकीय केंद्र में जाना है तो अच्छे प्रवेश द्वार बनाए गए थे, कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। और ये जो ये जो दरवाजे थे, प्रवेश द्वार थे, ये शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे, तथा प्रवेश द्वार जो थे वो एक बहुत ही विशिष्ट स्थापत्य कला के नमूने थे। कैसे नमूने? इंडो इस्लामिक या फिर कह सकते हो हिंदी इस्लामिक। ठीक है, हिंदी इस्लामिक या फिर इंडो इस्लामिक। किलेबंद बस्ती में बने प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के तत्व माने जाते थे, एवं इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य परंपराओं के संपर्क से हुआ। यानी कि इंडो इस्लामिक शैली में सुल्तानों का, तुर्की के सुल्तानों का बहुत ही ज्यादा अहम योगदान रहा है। अब यहाँ पे ये सड़कें जो होती थी, ये ज्यादातर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूम जाती थी, ताकि आसानी से व्यापार वगैरह सारी चीजें नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी को जिया जा सके। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सड़कों में कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, इनके दोनों ओर बाजार लगते थे। अर्थात कई मंदिर जो थे इसके प्रवेश द्वार के आसपास सड़कें विकसित की हुई थी, तो यहाँ पे बाजार वगैरह भी लगते थे। यानी कि मंदिर जो थे वो एक शिक्षा के केंद्र के रूप के साथ साथ में आर्थिक केंद्र के क्रियाकलाप भी बन चुके। ठीक है, तो शहरी केंद्र की सड़कों में कुछ ये योगदान है, कुछ ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट द फीचर्स ऑफ द रोड्स एंड द अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर। तो क्या है फीचर्स स्टेट्स के एंड द अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर के? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये सभी इजीली आप लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई इन्हीं दो छोटी संरचनाओं का वर्णन कर। देखो, विजयनगर साम्राज्य में टोटल जो है संरचनाएं जो आपकी किताब में दी गई है वो है टोटल 3। अब इसमें से एक है सबसे बड़ी महानवी डिब्बा। तो महानवी डिब्बा के बारे में 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसे अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा जब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें दो छोटी संरचनाएं आपको बतानी है। तो बेसिकली विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में लगभग 60 से अधिक तो मंदिर पाए जाते हैं और 30 से अधिक राजा के महल पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो छोटी संरचनाएं बतानी है। तो एक है लोटस महल और दूसरी है हजाला महल। लोटस महल 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी विद्वानों ने लोटस महल की खोज की थी। हालांकि इस स्थान का प्रयोग क्यों किया जाता था इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश हुई इस संबंध में।
तो कॉलिन मैकेंजी ने थोड़ी कोशिश की और ये बताया कि सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है लोटस महल, ये संभवतः विजयनगर साम्राज्य के शासक यानी कि राजा और उनके अधिकारियों के बीच बैठकर संवाद करने का कोई स्थान रहा होगा। इसके अनुसार कॉलिन मैकेंजी के सर्वेक्षण मानचित्र के, ठीक है। तो पहली होगी लोटस महल, दूसरी है हजाराम मंदिर। हजाराम मंदिर का उपयोग केवल और केवल राजा और इसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। हालांकि इस मंदिर के मुख्य दीवारें की मूर्तियां वर्तमान में नहीं मिली हैं, लेकिन इस मंदिर की जो दीवारें हैं वहां पे कुछ चित्र जो है वो उत्कीर्ण है, जो कि छपे हुए हैं। उससे में ये पता चलता है कि हाँ, ये रामायण से संबंधित है, इसीलिए से हजाराम मंदिर कहा गया है, ठीक है। तो एक लोटस महल और एक हजाराम मंदिर। अब इसमें जो आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट है महानवमी डिब्बा के बारे में, इसके बारे में 8 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इस चैप्टर के 8 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ, ठीक है। वेल, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब एनी टू स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो क्या है वो, पहले लोटस महल है, पता नहीं लगा कि क्या उपयोग होते हैं, तो एक सर्वे किया कॉलिन मैकेंजी ने जो मानचित्र का, उसको बारे में बता देंगे। और दूसरी है यहाँ पे हजाराम टेम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे एज इट इज 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी। विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं आपको बतानी है। इसमें विरूपाक्ष की मंदिर की विशेषताएं आ जाएंगी और मंदिर की दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए, विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता, बेसिकली पहले हम विरूपाक्ष भगवान के बारे में बात करते हैं। विरूपाक्ष भगवान को विजयनगर राज्य के एक संरक्षक देवता के रूप में माना जाता था, जो कि शिव का रूप हुआ करते थे, ठीक है। बेसिकली एक मान्यता थी कि यहाँ पे यहाँ की जो स्थानीय देवी हैं, जिनका नाम था पंपा देवी, ठीक है, स्थानीय देवी का नाम था यहाँ पे पंपा देवी। तो इन्होंने भगवान विरूपाक्ष को पाने के लिए यहाँ की जो पहाड़ियां थी, ठीक है, वहां पे तप किया था और फाइनली इनका विवाह भी हो गया था। तो इसीलिए इनका जो आज विवाह उत्सव है, ये आज भी इस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने का दावा किया। ये कहते हैं कि हमें भगवान विरूपाक्ष ने भेजा है और आप पर शासन करने के लिए, इस शासन को चलाने के लिए, ठीक है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी राजकीय आदेश वगैरह होते हैं, इसमें एक शब्द लिखते हैं जो कि होता है श्री विरूपाक्ष। जैसे हम ऊपर लिखते हैं ना कि मान लेते हैं यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा लेटर है, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे वो ऊपर लिखते हैं कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष। लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये विरूपाक्ष भगवान की तरफ से इनके बेसिकली किसी शिष्य का है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मंदिर है विजयनगर का विरूपाक्ष मंदिर, इसका निर्माण कई शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना के बाद इसे और अधिक बड़ा किया गया था। इनकी कई साम्राज्य के लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया, जैसे कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ने मुख्य मंदिर के सामने एक बने मंडप को अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। साथ ही इस विरूपाक्ष मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेवराय को ही जाता है, ठीक है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल को कैसे मजबूत बनाया है, उसमें भी आप ये पॉइंट एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब आता है इस मंदिर के सभागारों का उपयोग। तो सभागार का उपयोग किस लिए होता होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देवताओं की मूर्तियां वगैरह रखी होंगी, संगीत होता होगा, नृत्य होता था, नाटक कार्यक्रम, ये सारी चीजें हुआ करते थे, ठीक है। और अन्य जो छोटे छोटे सभागार हुआ करते थे, यहाँ पे देवी देवताओं के विवाह के उत्सव, जैसे कि भगवान विरूपाक्ष के और पंपा देवी के विवाह के उत्सव मनाए जाते थे, उन्हें झूला झुलाया जाता था, ठीक है। और भी कुछ कार्य थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की ये कुछ विशेषताएं हैं और एक दो पॉइंट मैंने आपको ओरली भी बता दिए, ये बच्चों। तो आप इस तरीके से इसे याद करेंगे, ठीक है। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और 8 मार्क्स में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को इंग्लिश में इस तरीके से पूछेंगे, राइट द फीचर्स ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल एज ए विजयनगर रिलीजियस सेंटर, ठीक है। तो विजयनगर के रिलीजियस सेंटर के संबंध में विरूपाक्ष टेम्पल की क्या विशेषताएं हैं, वो आप इजीली यहाँ से इन सभी पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। मैं ये नंबर्स इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्क्रीन जो टाइम है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए और आप इजीली से स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना तो ले सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिंपल सा कुछ छोटा सा क्वेश्चन है मंदिर की विशेषताओं के बारे में। अच्छा हाँ, अगर आपसे बच्चों मंदिर की विशेषताओं के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि मंदिर की विशेषताएं लिखिए शॉर्ट मार्क्स में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है पहले तो ये लिख देंगे, ठीक है, और 2-3 पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा वो भी लिख देना, ठीक है। और मंदिर की विशेषताओं के बारे में आप गोपुरम को भी लिख देंगे, ये भी आ जाएगा। गोपुरम की क्या विशेषताएं थी? बेसिकली गोपुरम जो हुआ करते थे, ये बहुत ऊंचे प्रवेश द्वार हुआ करते थे। गोपुरम कह लो या फिर राज्य के प्रवेश द्वार कह लो, ये अक्सर जो थे वो केंद्रीय देवालय यानी कि इस मंदिर के बीच में जो देवालय होता है इसको छोटा प्रतीत कराते थे। और ये जब प्रवेश द्वार काफी बड़े हैं तो दूर से ये अंदाजा लग जाता था कि हाँ आगे बहुत ही बड़े मंदिर है। आपने साउथ मूवीज में बहुत देखा होगा, बहुत से हिंदू मंदिर आपको वहां पर देखने को जो मिलते हैं वो वो इसी का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। ये जो प्रवेश द्वार होते हैं ये क्या दर्शाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई मंदिर है और यहाँ पे छोटा सा वो जो मुख्य दिवालय होता है, देव होता है, वो दिखाया जाए, ठीक है। कुछ और विशिष्ट अभिलक्षण थे जैसे कि इन मंदिरों में मंडप, लंबे स्तर वाले गलियारे, अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवाल इस तरह के चारों ओर बने हुआ करते थे। तो ये भी मंदिर की विशेषता है, गोपुरम की भी विशेषताएं हैं। और एक गोपुरम का निर्माण करवाया जाना, मंदिर का निर्माण करवाया करवाया जाना क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि शासक जो थे वो यहाँ पे अपनी ताकत, उनकी ताकत कितनी थी, ठीक है, वो इन ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन को कैसे जुटाते थे, तकनीक क्या थी, उनके पास कौशल जुटाने में सक्षम थे या नहीं थे, कितने मजबूत थे, ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं किसी भी मंदिर का या गोपुरम का जब निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। तो ये है गोपुरम की कुछ विशेष। इसी को जब इंग्लिश में पूछेगा तो देख सकते हैं, राइट द फीचर्स ऑफ गोपुरम। गोपुरम के फीचर्स के संबंध में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट डी, इस तरीके से आपसे लिख देंगे। तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन भी खत्म गोपुरम के फीचर्स के बाद। एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पे, विजयनगर के शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों से क्या पता चलता है? देखिए ध्यान से समझिए, ये जो विजयनगर का शहरी केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सड़कें जाती हैं, सड़कें यहाँ पे जो पाई गई हैं, इन सड़कों से विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, कौन सी सामाजिक स्थिति, इसके बारे में क्या पता चलता है ये आपको समझना, ठीक है। आइए समझते हैं क्या पता चलता है। बेसिकली शहरी केंद्र की ओर जाने वाली जो सड़कें हैं, यहाँ पे हमें नॉर्मली जो लोग रहते हैं, गरीब लोग वगैरह, उनके आवास के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, ठीक है। अगर ठीक है गरीब के साक्ष्य कम मिले हैं, सामान्य लोगों के साक्ष्य कम मिले हैं, तो अमीर के साक्ष्य मिले होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे कुछ स्थानों पर परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है और इस चीनी मिट्टी से ये पता चलता है कि संभवतः यहाँ पे जो धनी व्यापारी लोग हैं वो रहा करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला मिला है, कैसे पता चलता है? यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया में कुछ मस्जिदें मिली थी और कुछ मकबरे मिले थे, अर्थात यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग भी रहा करते हैं, ठीक है। और इसी संबंध में हम्पी में कुछ मंदिर वगैरह मिले हैं। अब यहाँ पे हम्पी के मंडप और मस्जिद मकबरे के कुछ स्थापत्य एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पे एक धर्म नहीं बल्कि अन्य धार्मिक लोग भी रहा करते हैं। एक ये एक यात्री हैं, पुर्तगाली यात्री बरबोसा, ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के अन्य आवास जो थे, अर्थात एक तो सामान्य लोग थे, ठीक है, वो धनी व्यापारी लोग थे और कुछ अन्य लोग भी हुआ करते थे, जो अन्य आवास के लोग थे, लोगों के अन्य आवास छप्पर के होते थे, अर्थात वो घास फूस के नहीं बना देते हैं, उनके होते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मजबूत होते थे। व्यवसाय के आधार पे कई खुले स्थान वाली लंबी गलियां भी यहाँ पे हैं, यानी कि अगर हम देखें व्यापार के तौर के आधार पे, व्यवसाय के तौर के आधार पे, तो लंबी लंबी गलियां भी हैं, चौड़ी भी गलियां, जिससे हाँ पता चलता है कि व्यापार यहाँ पे अच्छे से होता होगा। तो व्यापारी भी थे, सामान्य लोग भी थे, बहुत सारी चीजें हैं। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पूजा स्थल, छोटे छोटे मंदिर और कई जलाशय भी मिले थे। पूजा स्थल हजारा मंदिर, लोटस महल, छोटे छोटे मंदिर विरूपाक्ष विठल मंदिर, जलाशय कमलपुरम जलाशय, हेलिया नहर वगैरह, ये सारी चीजें पे मिली है, ठीक है। तो ये नाम भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो विजयनगर के शहरी केंद्रों की जो सड़कें हैं, ये सड़कें जो जाती हैं शहरी केंद्रों की तरफ, उससे हमें ये सारी की सारी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोड्स लीडिंग टू द अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर, स्ट्रीट्स ऑफ द अर्बन सेंटर विजयनगर, दैट इज ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। इस तरीके से आप इसे इजीली यहां से लिख देंगे।
तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। वेल यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हो जाता है खत्म, और मात्र 35 मिनट के अंदर हमने टोटल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर आपके 7 के टोटल 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को समझा है, और वो भी एकदम इजी वे में और अच्छी तरीके से, और वो भी एकदम कम टाइम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाए थे, अगर आपको समझ आए हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यस सर, जो भी आपने समझा वो आपको आया या नहीं आया। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।